Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study transportation in animals and circulatory system. Now start the lecture and understand what is transportation in animals. See, animals require food, energy and oxygen for their survival because animals get necessary nutrients in the form of food and oxygen through respiratory system and water, right? And these are most important elements for the survivals of the animal, right? After the digestion, the food is converted into digested food, right? Digested food, and this digested food, oxygen and water needs to be transported to the different organs of the body. क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है या एनिमल्स है, राइट, एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, टिश्यूज एज वेल एज ऑर्गन्स, राइट, और जो रेस्पिरेशन होता है या फिर जो डाइजेस्टेड फूड का डाइजेस्टेड फूड का जो असिमिलेशन होता है वो किस में होता है, सेल्स में होता है। इसीलिए इनको डिफरेंट ऑर्गन्स तक क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर, देयर इज अ वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। और इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही जो डाइजेस्टेड फूड है या ऑक्सीजन है या वाटर है, ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, टिश्यूज तक क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, राइट। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक तो क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। साथ ही साथ व्हेन दिस डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर इज असिमिलेटेड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स, तो उसकी वजह से कई क्या होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट है वो भी क्या होता है, फॉर्म होता है। साथ ही साथ कई जो है टॉक्सिन्स भी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, राइट। एंड इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू एक्सक्रीट दिस मेटाबॉलिक वेस्ट एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल्स, because if these metabolic waste and toxic accumulate in the body of animals, then definitely this would be harmful for the animals. So for the elimination out of these metabolic waste and toxin, there is a excretory system, and we have understood excretory system in the previous lecture. Clear? So in this lecture we will study circulatory system, because the transportation take place with the combined effort of circulatory system and excretory system. तो जो circulatory system है, right, along with जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट से ही जो एनिमल्स हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स, ऑक्सीजन एंड वाटर टेक प्लेस, राइट। तो इस लेक्चर में हमको यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करना है, फोकस करना है। वहीं पर जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे भी रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 3 मार्कर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एट फर्स्ट वी विल स्टडी दैट, राइट। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, राइट। इफ दिस इज आस्क्ड डायरेक्टली व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, एक्सप्लेन, तो उसको हम इन पॉइंट से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सी, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल एनिमल्स and all organisms require food, water and oxygen to survive, right। क्योंकि फूड से ही, राइट, फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसी से ही क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, राइट, क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वाटर क्यों नेसेसरी होता है, क्योंकि देखिए जो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो एक्वेटिक मीडियम में ही होती हैं, इसीलिए वाटर क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। एंड थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन हो जाएगा, राइट। एनिमल्स गेट न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, राइट, विच लेटर डाइजेस्टेड and converts in sugar or we can say that carbohydrate। बट ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका ऑक्सीडेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, राइट। एनिमल्स जो ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइट। एंड एट माइटोकॉन्ड्रिया द फूड, राइट, फूड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, इसलिए ऑक्सीजन भी क्या होता है, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इन तीनों के रीजन है, फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं वो ग्रो होते हैं, साथ ही साथ जो डेड टिश्यूज हैं या फिर जो डैमेज टिश्यूज हैं वो रिपेयर होते हैं।
वाटर इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्वेटिक मीडियम में ही सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, इसलिए वाटर नेसेसरी होता है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है वो उसका टेक प्लेस होता है, इसीलिए ये तीनों क्या है, सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो ऑल organisms and all animals require food, water and oxygen to survive, and animals have to transport all these substances to the different parts of their body. Organisms also have to transport waste material produced in these organs, right, to the place from where they can be excreted, राइट। जैसे अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो जो जितनी भी डेड सेल्स होती हैं या फिर जो यूरिया है जिसका सिंथेसिस कौन करता है, लीवर करता है, राइट। तो चाहे वो डेड सेल्स हो या जो यूरिया है, राइट, ये इस ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही उस प्लेस तक लाए जाते हैं जहां से उनको बॉडी से जो है एलिमिनेट आउट किया जा सकता है। तो एनिमल्स also have to transport waste material produced in those organs to place from where they can be excreted, और इसके लिए दो सिस्टम पाए जाते हैं। पहला सिस्टम कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल्स हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, as well as animals have a excretory system to transport metabolic waste and toxins, right. So in this way transportation in animals is the combined effort of the circulatory system and excretory system. तो ये जो है हम 5 मार्कर में इतना क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप भी समझ चुके होंगे कि व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। In the previous lecture we have studied excretory system. In this lecture we will focus on, right, we will focus on circulatory system. Now understand what is circulatory system, right. This may be asked as a 5 marker question, what is circulatory system, explain, right. तो हम यहाँ पर समझते हैं circulatory system क्या है। See, there is a system for the transport of various nutrients, minerals, hormones, gases and excretory substances in the body of multicellular organisms or multicellular animals, right, which is known as circulatory system. तो ये 3 मार्कर के लिए या इंट्रोडक्शन के लिए क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, राइट। तो एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, हार्मोन्स को, गैसेस को और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं उनमें ही ये फुली क्या होता है, डेवलप्ड होता है, राइट। सो देयर इज अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, gases and excretory substances in the body of multicellular animals which is known as circulatory system. अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो या हम कम जो है जनरल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज ऑलवेज इन अ सर्टेन डायरेक्शन। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, राइट, या हम स्पेशली आगे जाकर अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो उसमें न केवल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है बल्कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसका भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये पंप किसके द्वारा किया जाता है, हार्ट के द्वारा किया जाता है। तो द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज ऑलवेज इन अ सर्टेन डायरेक्शन एंड दिस सर्कुलेशन इज पंप्ड बाय द हार्ट, राइट। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, विलियम हार्वे के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो इस तरीके से अगर हमको सर्कुलेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर जानना हो तो सर्कुलेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, राइट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आर्टरीज से, राइट, आर्टरीज से, वेन्स से एंड कैपिलरी से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है। साथ ही साथ हार्ट पाया जाता है जो कि ब्लड का क्या करता है, पंपिंग करता है, और ब्लड की पंपिंग होने के माध्यम से ही जो ब्लड है वो आर्टरीज के माध्यम से, वेन्स तथा कैपिलरीज के माध्यम से ही जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट, उन तक जो है ये जो जितने भी मटेरियल हैं उनको क्या करता है, पहुंचाता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम सीधा कह सकते हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, veins and capillaries with the heart pumping the blood through it, and its primary role is to provide essential nutrients, minerals, hormones to various parts of the body.
साथ ही साथ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्टिंग मेटाबॉलिक वेस्ट and toxins from the cells and tissues to be purified and expelled from the body। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक जो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, एनिमल्स या ह्यूमंस में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का बना हुआ एक फुली डेवलप्ड सिस्टम होता है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें हार्ट जो है ब्लड की क्या करता है, पंपिंग करता है। और इस जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके दो महत्वपूर्ण क्या होते हैं, वर्क होते हैं। द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड हार्मोन्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। साथ ही साथ ये उन सभी ऑर्गन्स में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है और जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको कलेक्ट करता है और उनको उस प्लेस तक ले जाता है जहां से उनको एक्सपेल्ड किया जा सके। क्लियर? सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द सर्कुलेटरी सिस्टम, या हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है प्राप्त कर ली है, राइट। इफ 5 मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन देन वी कैन राइट दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सी देयर आर मेनली 2 types of circulatory system and each system may be asked as a 5 marker question, right। या तो सीधा 3 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, देन फॉर 3 मार्कर यू कैन राइट देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, देन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। वहीं 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और व्हाट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। या फिर आपसे 11 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 दोनों को बहुत अच्छे से समझेंगे। द फर्स्ट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए जैसा कि इसका नाम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें मेनली ब्लड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट। किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, या ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। अब चूंकि ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब क्या हुआ कि ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं उसको ही क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के माध्यम से, आर्टरीज है, राइट, आर्टरीज है या वेन्स के माध्यम से फ्लो होता है, उसको ही क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये इन दोनों में पहला डिफरेंस हो जाएगा। इसके अलावा भी इनका स्ट्रक्चर क्या है उसको भी हम और भी अच्छे से समझते हैं। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच blood stays in the blood vessels for some time and finally the blood comes from the blood vessel to the open space, right। तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की बॉडी में जो ओपन स्पेस होता है उसी में ब्लड क्या होता है, आ जाता है, राइट। और उस तरीके से वो बॉडी में क्या होता है, फ्लो होता है, राइट। तो उस सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहेंगे, ओपन सर्कुलेटरी system। तो open circulatory system is the circulatory system in which the blood stays in the blood vessels for some time and finally the blood comes from the blood vessels to the open space। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में द ब्लड रिमेन्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑर्गन्स नॉट इन द ब्लड वेसल्स। तो चूंकि जो ब्लड है वो ओपन स्पेस में होता है इसीलिए ब्लड वेसल्स के कॉन्टैक्ट में नहीं होता है, बल्कि ब्लड रिमेन्स इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑर्गन्स। आल्सो इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेट्स एट लो प्रेशर। ये तीसरी आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, राइट। इन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेट्स एट लो प्रेशर एंड एट लो स्पीड। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम ये किस में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, राइट, चूहान में पाया जाता है, इंसेक्ट में पाया जाता है और स्पाइडर में पाया जाता है, राइट। तो कॉकरोच, इंसेक्ट, स्पाइडर आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम।
See, closed circulatory system is the circulatory system in which blood flows in blood vessels. तो इनमें क्या पाया जाता है? ब्लड वेसल्स पाया जाता है जिसमें ही ब्लड का सर्कुलेशन होता है. तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड फ्लोस इन द ब्लड वेसल्स. ये पहली डेफिनेशन हो गई. अब अगर हम यहाँ पर अंतर समझते हैं तो वो अंतर, एक तो ये जो दो अंतर है ना, इनको समझते हैं. सब दूसरा अंतर क्या हो जाएगा कि जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें ब्लड फ्लोट्स एट हाई प्रेशर एंड हाई स्पीड, जबकि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड लो प्रेशर और लो स्पीड पर फ्लो होता है. वेयर एज इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड flows at high pressure as well as at high speed. And third, in the closed circulatory system, the exchange of substances takes place through tissue flood. राइट, तो टिश्यू फ्लक्स के माध्यम से ही जो सब्सटेंसेज होते हैं उनका क्या होता है? एक्सचेंज होता है. एंड इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट, इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ऑर्गन्स, क्योंकि जो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें ब्लड रिमेन्स इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ऑर्गन्स, नॉट इन द ब्लड वेसल्स, जबकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द वेसल्स, ब्लड वेसल्स. क्लियर? साथ ही साथ ये जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये जो जितने भी वर्टेब्रेट्स होते हैं उनमें क्या है? पाया जाता है. सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन ऑल वर्टेब्रेट्स. साथ ही साथ ह्यूमंस में भी ये फुली डेवलप्ड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. और ह्यूमंस में भी, राइट, ह्यूमंस में भी ब्लड वेसल्स के माध्यम से ही ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है. राइट, एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके वर्ड्स एंड क्या हो जाएंगे? इसके मैमल्स. राइट, सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड circulatory system, open circulatory system and closed circulatory system in animals. राइट, तो हमने यहाँ पर एनिमल्स में जो पाए जाने वाला ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. नाउ देयर इज पॉसिबिलिटी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है. राइट, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस. राइट, आपसे सीधा क्या पूछा जाएगा? एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस या व्हाट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये आपको एग्जाम में यहाँ पर लिख के आना है. तो ध्यान रखें, जो ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना. क्लियर? तो अब हम यहाँ पर जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है इसकी डेफिनेशन हम पहले से ही जानते हैं. राइट, और उसकी डेफिनेशन में केवल और केवल पहले हम ह्यूमन जोड़ देंगे. राइट, तो देखिए, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ नेटवर्क ऑफ arteries, veins and capillaries with the heart pumping blood through it, and its primary role is to provide essential nutrients, minerals, hormones to various parts of the body. Right, so this is the definition of human circulatory system. अब जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके हम यहाँ पर जो है फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो जो फीचर्स हैं उनको वन बाय वन पढ़ते हैं. सबसे पहला तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ. तो ध्यान रखें, ह्यूमंस में ब्लड पाया जाता है, हार्ट भी पाया जाता है, ब्लड वेसल्स भी होता है और क्या होता है? लिम्फ होता है. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ. द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू टू लूप्स. राइट, और टू लूप्स का मतलब क्या हुआ? डबल सर्कुलेशन होता है. वन सर्कुलेशन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन के लिए होता है. राइट, तो देखिए, जैसे हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? थ्रो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन जो है वो किस में पहुंचती है? लंग्स में पहुंचती है. और लंग्स में जो ब्लड होता है, राइट, लंग्स में ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है और जो ऑक्सीजन होती है उसको एसिमिलेट किया जाता है. फिर जो हमारी आर्टरीज हैं,
राइट, आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, उन दोनों के द्वारा जो है डबल सर्कुलेशन होता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका फ्लो अलग होता है आर्टरीज के माध्यम से, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका अलग क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। तो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू टू लूप्स, double circulation, that is one for oxygenated blood and another for deoxygenated blood. The human circulatory system possesses a body-wide network of blood vessels and these comprise arteries, veins and capillaries. Clear? Open जो organs of the circulatory system हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस 4 मेन ऑर्गन्स, राइट। पहला क्या हो जाएगा, ब्लड, सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर हार्ट, थर्ड हो जाएगा ब्लड वेसल्स एंड फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम हो जाएगा। एंड वी विल अंडरस्टैंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू दिस। एट फर्स्ट वी विल कम टू नो व्हाट इज ब्लड, देन वी विल स्टडी अबाउट हार्ट, एंड आपको पता ही है कि हार्ट इज one among the 5 organs of the human body which are most important for the survival of human। तो यहाँ पर हार्ट क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, फीचर्स क्या है, वो भी समझना है। क्लियर। फिर उसके बाद में हमको वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। एंड फोर्थ में क्या हो जाएगा यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम हो जाएगा। क्लियर। सो वी विल स्टडी ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम वन बाय वन। द फर्स्ट इज ब्लड। सी, blood is a connective tissue and natural colloid, राइट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनको समझा है, साथ ही साथ ये क्या होता है, कोलाइड होता है। कोलाइड क्या होता है, देखिए कोलाइड जो है, कोलाइड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि ये होमोजीनियस सॉल्यूशन की तरह दिखता है, बट एक्चुअली में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, राइट, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है कि वो इतने छोटे होते हैं कि पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस दिखता है, बट एक्चुअली में ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। कहने का तात्पर्य ये है, मैं सीधा आपको बता दूं कि ब्लड में एक तो क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती हैं जिनको ब्लड सेल्स कहते हैं, और दूसरा क्या पाया जाता है, वाटर। तो जो सेल्स हैं वो वाटर में घुली हुई नहीं होती हैं, राइट, घुली हुई नहीं होती हैं, इस वजह से ये क्या होता है, कोलाइड होता है। परंतु जो सेल्स का साइज है वो इतना छोटा होता है कि इफ यू विल सी द ब्लड थ्रू नेक्ड आई, तो आपको पूरा का पूरा ब्लड क्या दिखेगा, होमोजीनियस, बट एक्चुअली में जो सेल्स है वो वाटर में जो है घुली हुई नहीं होती हैं। क्लियर। और दूसरी चीज ये क्या है कि ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। दिस इज अ फ्लड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये पहली डेफिनेशन हो जाएगी 3 मार्कर के लिए, अगर आपको लिखना हो 2-3 पॉइंट, तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, राइट। ब्लड इज अ फ्लड कनेक्टिव टिश्यू एंड नेचुरल कोलाइड। ब्लड फ्लोट्स थ्रू ब्लड वेसल्स, जैसे क्या हो जाएंगे, आर्टरीज हो जाएंगे और वेन्स हो जाएंगे। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड नेचुरल कोलाइड। blood flows through the blood vessels and blood transports the digested food from the small intestine, right, to other parts of the body. In the previous lecture we have understood the process of digestion, और हमने देखा था कि जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड बिली के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जर्व कर लिया जाता है, और वहाँ से एब्जर्व करके ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये ब्लड के माध्यम से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचता है। तो उसमें उसको डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचाने में इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, ब्लड का होता है। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू different parts of the body. Blood also transports oxygen from the lungs to the cells of the body, and blood also transports waste materials, metabolic waste material and toxins to be removed from the body. तो इस तरीके से
किन तीन का ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का, डाइजेस्टेड फूड का और वेस्ट मटेरियल का। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द डाइजेस्टेड फूड, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, एंड blood also transports waste material as well as toxins to be removed from the body। साथ ही साथ अगर हम ब्लड के बारे में चर्चा करें तो ब्लड इज एन एल्कलाइन कोलाइड, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है 7.4 होती है, राइट। सो विद द पीएच वैल्यू ऑफ 7.4 ब्लड इज एन एल्कलाइन कोलाइड। और मेनली एक ह्यूमंस में कितना 5 to 6 लीटर क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है, राइट। अब अगर हम ब्लड का कंपोजिशन देखें तो ब्लड इज मेनली मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्लड सेल्स। सी फर्स्ट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा अकाउंट्स फॉर अबाउट 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। तो जो यदि हम मान लें कि ब्लड का टोटल वॉल्यूम कितना है 100% है, तो उसमें से 55% जो वॉल्यूम होता है वो किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। एंड प्लाज्मा इज अ लाइट येलो विस्कस एंड स्लाइटली अल्कलाइन क्या होता है, लिक्विड होता है। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90% क्या होता है, वाटर होता है, और जो 10% होता है, राइट, उस 10% में प्रोटीन्स पाए जाते हैं ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक क्या पाए जाते हैं, सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। तो ये प्लाज्मा के बारे में क्या हो गई, सिंपल इंफॉर्मेशन हो गई, राइट। प्लाज्मा अकाउंट्स फॉर अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ अ ह्यूमन, राइट। प्लाज्मा इज अ लाइट येलो विस्कस एंड स्लाइटली अल्कलाइन लिक्विड होता है, राइट। एंड मोस्ट ऑफ इट वी कैन से दैट 90% इज water and the remaining 10% consists of protein and organic and inorganic substances। अब जो प्लाज्मा है उसके फंक्शन क्या है, प्लाज्मा का फंक्शन पहला क्या है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी, आल्सो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स CO2 हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज में अगर हम देखें तो सॉरी जो ब्लड सेल्स हैं उसमें आरबीसीज, ब्लड सेल्स में जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, तो डब्ल्यूबीसी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो वहीं जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वहीं अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स digested food and blood plasma transports CO2 hormones as well as metabolic waste। Now there are three types of proteins which are found in plasma, और उसमें से पहला क्या हो जाएगा, globulin हो जाएगा। Globulin is a protein which is found in plasma and this globulin useful in building the immune system। तो जो ग्लोब्यूलिन होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है किस में पाया जाता है, प्लाज्मा में, और जो कि इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है। वहीं सेकेंड प्रोटीन हो जाएगा अल्ब्यूमिन, और अल्ब्यूमिन इज यूजफुल इन कंट्रोलिंग ऑस्मोसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। एंड थर्ड इज फाइब्रिनोजेन। तो जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है दिस इज इंपॉर्टेंट और यूजफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। Now we will study blood cells. See, there are mainly three type of blood cells in human blood, and this accounts for 45% of the total volume of the blood cells. Sorry, blood. So blood cells accounts for 45% of the volume of the total volume of the blood, and there are mainly three types of cells। फर्स्ट इज एरिथ्रोसाइट्स जिनको आरबीसीज कहा जाता है, सेकेंड ल्यूकोसाइट्स जिनको डब्ल्यूबीसीज कहा जाता है, एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। द फर्स्ट इज आरबीसी, राइट, रेड ब्लड सेल्स। एंड आई वुड लाइक टू नोट हियर कि यहाँ से जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये 5 मार्कर पे पूछे जा सकते हैं। What is plasma and what is the function of plasma? This may be asked as a 5 marker question. What are the different proteins found in plasma? ये 3 marker में पूछा जा सकता है। What are blood cells and what are the functions of blood cells? ये 11 मार्कर में पूछा जा सकता है। वहीं आरबीसीज के बारे में 5 मार्कर से, यहाँ से 5 मार्कर से, और यहाँ से 3 मार्कर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टडी एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज।
देखिए आरबीसीज आर दोज ब्लड सेल्स जो कि स्फेरिकल होती हैं। कैसी होती हैं? स्फेरिकल होती हैं। एंड सेकेंड, इनमें न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। जनरली इन द टॉपिक ऑफ सेल, राइट, structure and functions of cell, we have understood that there is a fully developed nucleus in the cell, but जो RBCs होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो RBCs are those blood cells which are spherical in shape as well as the nucleus is absent in them। और जो RBCs का जो रेड कलर होता है, तो द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू रेड पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन, राइट। एंड जो आरबीसीज है उसका कार्य क्या होता है, राइट? आरबीसीज कैरी एंड ट्रांसपोर्ट O2, राइट। किसका ट्रांसपोर्ट करती हैं? O2 का। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका फंक्शन हो जाएगा। तो द फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी एंड ट्रांसपोर्ट O2। साथ ही साथ आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द रेड बोन मैरो, राइट। रेड बोन मैरो, देखिए जो लॉन्ग क्या होती है? बोन्स होती हैं, राइट। जो लॉन्ग्स और होलो बोन्स होती हैं उनके बीच में कैविटी पाई जाती है जिसको मैरो कैविटी कहते हैं। और उसी मैरो कैविटी में जो फ्लड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। तो जो रेड बोन मैरो है उससे ही आरबीसीज बनती हैं जो कि स्पीलन में क्या हो जाती हैं? डाई हो जाती हैं। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 से 120 डेज होता है। एंड द पीएच वैल्यू इज 7.3 टू 7.35 टू 7.45 के बीच में होता है। क्लियर? तो इनका फंक्शन याद रखना। रेड ब्लड सेल्स आर दोज सेल्स जो कि शेप में स्फेरिकल होती हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जो रेड कलर होता है वो रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये कहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं? तो रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। इनकी जो डेथ है वो स्पीलन में होती है। टाइम ड्यूरेशन 20 टू 120 डेज होता है और पीएच लेवल 7.35 होता है। एंड द फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ना हो जाएगा यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स, या जिनको क्या कहा जाता है? WBCs कहा जाता है, राइट। WBCs ऐसी ब्लड सेल्स हैं जिनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। सो दीज सेल्स आर इरेगुलरली शेप्ड। एंड साथ ही साथ ये ऐसी ब्लड सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। साथ ही साथ इनकी जो नंबर है वो आरबीसीज की तुलना में क्या होती हैं? लेस होती हैं। एंड जो WBC हैं वो क्या होती हैं? लार्जेस्ट होती हैं। WBCs आर द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ द ब्लड। और उसमें से भी जो मोनोसाइट WBC है, मोनोसाइट WBC इज द लार्जेस्ट WBC। वेयर एज जो लिम्फ सेल्स होती हैं जो कि क्या है? स्मॉलेस्ट सेल्स हैं, राइट। ये स्मॉलेस्ट होती हैं और ये भी दो प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड क्या होता है? टी लिम्फोसाइट होता है। क्लियर? तो ये यहाँ पर WBC का क्या हो जाएगा? जनरल इंट्रोडक्शन हो जाएगा। WBCs आर इरेगुलरली शेप्ड एंड WBCs have nucleus. The number of WBC is less than that of RBCs, right? और ये सभी ब्लड सेल्स में क्या होती है? लार्जेस्ट होती हैं, जिसमें से भी मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट WBC होती है और लिम्फ सेल्स जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट WBC होती हैं, जो कि दो प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, राइट। जनरली जो WBC हैं वो कहाँ पर फॉर्म होती हैं, राइट? तो ये येलो बोन मैरो में, किसमें? येलो बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होती हैं, राइट। सो WBCs आर प्रोड्यूस्ड इन येलो बोन मैरो। बट बिसाइड्स येलो बोन मैरो जो WBCs हैं वो लम्फ नोड्स में, स्फीलन में, राइट, थाइमस ग्लैंड्स में क्या होती हैं? भी प्रोड्यूस होती हैं, राइट। तो WBCs आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन lymph nodes, spleen and thymus gland along with the yellow bone marrow। क्लियर? और अब इनका अगर हम फंक्शन देखें तो इनका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ WBC इज टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी। बट कैसे? वो समझते हैं। देखिए, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन क्या करता है? इंटर करता है,
राइट। तो जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन इंटर करता है, जो टी लिम्फोसाइट होती हैं वो तुरंत के तुरंत एक्टिव हो जाती हैं और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं, और इन्हीं एंटीबॉडीज से ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, डेवलप होता है। तो WBCs फॉर्म एंटीबॉडीज और एंटीबॉडी प्रोटीन्स, एंड इसी एंटीबॉडी प्रोटीन या एंटीबॉडी से ही हमारी ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, डेवलप होता है, जो कि पैथोजन से या किसी फॉरेन पार्टिकल से बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नाउ थर्ड इज प्लेटलेट्स, राइट। सो प्लेटलेट्स आर दोज ब्लड सेल्स जो कि कलरलेस होती हैं, एंड आरबीसी की तरह इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन है ब्लड कोगुलेशन, राइट, रिपेयर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, और साथ ही साथ ये ब्लड क्लॉटिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्लियर। तो ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि प्लेटलेट्स आर दोज ब्लड सेल्स विच आर कलरलेस एंड there is a nucleus which is absent in these platelets। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है ब्लड कोगुलेशन, रिपेयर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन। अब हम जो है यहाँ पर फंक्शंस को बाद में समझेंगे। यहाँ पर जो कोगुलेशन ब्लड है, राइट, या ब्लड क्लॉटिंग जो है उसको बहुत अच्छे से क्या करते हैं, समझते हैं, राइट। तो जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये एक क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्लियर। अब देखिए दूसरी चीज ये है कि ये इंडिपेंडेंटली 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ, राइट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसको हम समझते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो इसको हम समझते हैं। देखिए ब्लड क्लॉटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राइट, और ब्लड क्लॉटिंग में जो है कई स्टेजेस होती हैं, जिसमें से सबसे पहली स्टेज क्या हो जाएगी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, क्लॉट नहीं बनता है, राइट। तो नॉर्मली ब्लड डज नॉट क्लॉट इन द ब्लड वेसल, बट व्हेन ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम अ डैमेज्ड ब्लड वेसल, राइट। तो जैसे ही देखिए अगर ब्लड वेसल क्या है, ब्लड वेसल डैमेज नहीं है तो उसमें क्लॉट नहीं बनेगा, बट ब्लड अगर किसी डैमेज्ड ब्लड वेसल से फ्लो होगा तो तुरंत की तुरंत एक प्रोटीन सेक्रेट होता है और उसका नाम क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो जाएगा। और इस तरीके से अगर हम इक्वेशन के रूप में लिखें तो डैमेज टिश्यू एंड प्लेटलेट्स, राइट। तो जैसे ही डैमेज टिश्यू क्या होगा, डैमेज टिश्यू से ब्लड फ्लो होगा तो प्लेटलेट्स के द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या होगा, सेक्रेशन होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो कि प्रोथ्रोम्बिन की प्रेजेंट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है। डैमेज टिश्यू से जैसे ही ब्लड फ्लो होता है तो प्लेटलेट से जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, सेक्रेट होता है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एज वेल एज कैल्शियम, एक सबस्टेंस जिसको क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, वो किस में बदल जाता है, थ्रोम्बिन में। और इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन और इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो किस में बदल जाता है, थ्रोम्बिन में बदल जाता है। क्लियर। अब जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन कैटेलाइजेस द फाइब्रोनोजन प्रोटीन, और मैंने अभी आपको बताया था कि फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन है वो किस में पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। तो जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रोनोजन प्रोटीन को क्या करता है, कैटेलाइज करता है, और जैसे ही फाइब्रोजन प्रोटीन जो है रिलीज होता है, सेक्रेट होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन जो फाइब्रोनोजन है वो इनसोल्यूबल फाइब्रिल्स में या फाइब्रिन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जो फाइब्रिन है ये एक वेव को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, या एक वेव को फॉर्म करते हैं जिसमें जो ब्लड सेल्स है वो ट्रैप हो जाती हैं, और इस तरीके से फाइब्रिन के बनने से क्या बनता है, ब्लड क्लॉट बनता है। तो ये पूरी की पूरी क्या होती है, प्रोसेस होती है।
राइट। संक्षेप में कहूँ तो जो डैमेज सेल से जब ब्लड फ्लो होता है तो सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, सेक्रेट होता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम के प्रेजेंस में ही जो प्रोथ्राम्बिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में। साथ ही साथ जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर थ्रोम्बिन कैटेलाइज किसको करता है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन को। तो थ्रोम्बिन कैटेलाइजेस फाइब्रोनोजन जो कि किसमें, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, और यह फाइब्रोनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में। तो जब इस फाइब्रिन में जो फाइब्रिन है ये जाकर एक फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है और फाइबर्स का एक वेव बना लेता है जिसमें आरबीसी फंस जाती है और इस तरीके से क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। Clear? So this is the process of blood clotting, or we can say that coagulation of the blood. Now we will understand functions of the blood. This may be asked as a 11 marker question, right? What is blood and what are the different functions of blood in human body, right? तो जो blood के functions हैं हम उनको एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। तो functions of blood, the first is transportation, which is the most important. See, the blood in human body transports oxygen, carbon dioxide, hormones as well as metabolic waste. Second क्या हो जाएगा, prevention of diseases. तो मैंने बताया था कि जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, राइट, इमीडिएटली जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और यही एंटी जो बॉडीज होती हैं, द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द ब्लड न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन, फॉरेन एंड इनकॉम्पिटेबल सब्सटेंसेस, राइट, और उनको क्या करती हैं, उनका ब्रेक डाउन कर देती हैं। तो इस तरीके से जो भी टॉक्सिक या फॉरेन पार्टिकल है या पैथोजन है, राइट, उसका ब्रेक डाउन कर दिया जाता है एंटीबॉडीज के द्वारा। थर्ड हो जाएगा क्लींसिंग ऑफ द बॉडीज। तो जो ब्लड की WBCs है, WBCs ईट एंड डिस्ट्रॉय द ब्रोकन डेड सेल्स, राइट, एंड डेब्रिस। तो जो जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं उनको WBCs के द्वारा ईट किया जाता है और डिस्ट्रॉय किया जाता है। इन दिस वे ब्लड आल्सो प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द क्लींसिंग ऑफ द बॉडी। फोर्थ हो जाएगा कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, राइट। तो देखिए व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस और राइजेस बिकॉज ऑफ रैपिड मेटाबॉलिज्म और मोर एक्टिव पार्ट्स। कुल मिलाकर जब आप कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और उस फिजिकल एक्टिविटी के लिए जब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए आप जल्दी जल्दी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। और रेस्पिरेशन करने के साथ साथ जो ब्लड है वह भी क्या होता है, जो है मोर स्पीड से फ्लो करने लगता है और इस तरीके से आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है। तो कंट्रोल ऑफ द ब्लड टेम्परेचर, राइट। तो the blood controls the body temperature by flowing more in the blood vessels of the skin. फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर जेनेटिक रोल। तो देखिए जो ब्लड एंटीजेंस होती हैं वो इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होती है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या करती हैं, ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो द बॉडी एंटीजेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एट द जेनेटिक लेवल। फोर्थ क्या हो जाएगा, कंट्रोल ऑफ क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ब्लड मेंटेन्स कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर बाय चेंजिंग इट्स वॉल्यूम एंड विस्कोसिटी। तो ब्लड की समय के अनुसार वॉल्यूम एंड विस्कोसिटी में चेंज होता है जिससे ब्लड प्रेशर क्या होता है, मेंटेन होता है। एंड फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सब्सटेंसेस। तो ये तो हम समझ चुके हैं कि ब्लड ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड एज वेल एज O2, CO2, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, राइट। रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। तो देखिए हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से कई मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ टॉक्सिन्स भी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, राइट। और इन सब को ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस में ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा कोऑर्डिनेशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए वी हैव अंडरस्टूड एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनसे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, राइट। तो
जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, इसीलिए जो हार्मोन्स है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिलकर ही डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है और एक तरीके से बॉडी के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने में भी ब्लड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हो जाएगा विल्स द इम्यून सिस्टम, राइट। थ्रू रेस्पिरेशन, फूड के माध्यम से या ब्लड के माध्यम रेस्पिरेशन से या फूड से या ऑक्सीजन की वजह से कई फॉरेन पार्टिकल्स या जो पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं, और जैसे ही इंटर होते हैं तो जो टी लिम्फोसाइट WBC हैं वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। इस तरीके से ब्लड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल टू बिल्ड द इम्यून सिस्टम एंड टू डेवलप द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्लॉटिंग, राइट। सो क्लॉटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, बिकॉज आप मान लीजिए कि यू आर वर्किंग, राइट, और किसी वजह से यदि आपकी बॉडी में एक छोटा सा भी होल हो जाता है तो पूरा का पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, फ्लो होता रहेगा, और हो सकता है कि ब्लड लॉस होने की वजह से आपका एक्सीडेंट भी हो जाए। इसीलिए जब कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है या नॉर्मल कंडीशंस में भी जब हमारा हाथ या फिंगर्स जो है नाइफ से कट जाती हैं तो उस समय ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिसकी वजह से ब्लड स्टॉप्स, राइट, जो ब्लड क्लॉट है, ब्लड क्लॉट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ द ब्लड, जिससे ब्लड लॉस नहीं होता है और हम जो है सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर? सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द फर्स्ट पार्ट, दैट इज ब्लड। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, राइट। और हमें हार्ट को दो रीजन के लिए प्रिपेयर करना था। फर्स्ट इज हार्ट इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, टू अंडरस्टैंड सर्कुलेटरी सिस्टम वी नीड टू स्टडी हार्ट, एंड सेकेंड थिंग इज दैट, right, heart is among the 5 organs of the body which are most important for the survival, right, जो कि ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, राइट। तो इनमें से हार्ट एक है और यहाँ से 11 मार्कर का क्वेश्चन या 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज देयर इज अ टॉपिक बॉडी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विच इज इन आवर सिलेबस, देयरफॉर फ्रॉम वेयर या फ्रॉम दिस टॉपिक जो हार्ट है उससे 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हार्ट। सी, हार्ट इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द साइज ऑफ हार्ट इज ऑफ द साइज ऑफ अ क्लोज्ड फिस्ट, राइट। तो हमारी जो पाम है, राइट, तो ये जो क्लोज फिस्ट है इस साइज का क्या होता है, हार्ट होता है, जो कि थैरोइड कैविटी में लोकेटेड होता है बिटवीन बोथ द लंग्स, राइट। बट जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड की तरफ क्या होता है, टिल्टेड होता है। साथ ही साथ इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम। क्लियर? सो दीज आर द जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग हार्ट, राइट। तो हार्ट के बारे में जनरल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, और यहाँ पर जो लिखी है वो क्या पूरी लिखी है, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो स्ट्रक्चर को भी हमको अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से भी जो है 5 मार्क का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट? तो अंडरस्टैंड, सी, हार्ट इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड द हार्ट इज द साइज ऑफ अ क्लोज्ड फिस्ट and heart is located in the thyroid cavity between both the lungs. It is slightly tilted to the left and it is surrounded by double membrane pericardium. Now we will study the structure of heart. See, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा so that you could understand, right, you could understand the structure as well as diagram of the heart. चलिए, सबसे पहली चीज तो ये कि हार्ट में क्या होते हैं, देयर आर 4 चैम्बर्स, राइट, देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट, राइट। और जो अपर चैम्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, राइट। और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं वो इन कंपैरिजन टू अपर चैम्बर्स ये जो है साइज में क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, राइट। तो the heart has 4 chambers. The heart has 4 chambers and the 2 chambers in the heart are found relatively small and above
उनको क्या कहा जाता है, आरटीएम कहा जाता है। एंड द हार्ट हैज टू चैम्बर्स रिलेटिवली लार्जर एंड लोअर, जिनको क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल्स कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये जो दोनों जो है, तो इस तरीके से दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट। देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट, और जो अपर चैम्बर्स होते हैं, राइट, द अपर चैम्बर्स जो कि साइज में क्या होते हैं, रिलेटिवली स्मॉल होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, आरटीएम कहा जाता है। एंड दीज आर, राइट, वेंट्रियोल्स। क्लियर। अब अगर मैं आपकी तरफ खड़ा हूं तो ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, और ये मेरा क्या होगा, राइट साइड होगा। इसी तरीके से हार्ट का डायग्राम भी बनाया जाता है, राइट। तो यहां पर दिस इज, राइट, दिस इज लेफ्ट आरटीएम, दिस इज राइट आरटीएम, राइट, एंड दिस इज right ventrioles, and this is left RTM, राइट। इसके साथ ही जो लेफ्ट RTM है और जो राइट RTM है, राइट, ये एक बोर के द्वारा क्या होते हैं, कनेक्ट हुए रहते हैं, राइट। सो द राइट RTM opens through an orifice in the left ventrioles, in the left ventrioles through a ट्राइक्युस्पिड क्या हो जाएगा, बॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखें यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आरटीएम हो जाएगा। क्लियर। तो राइट आरटीएम किसके साथ में, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ में, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये राइट क्या हो जाएगा, आरटीएम हो जाएगा, जो कि लेफ्ट किसके साथ में, सॉरी यहां पर वेंट्रियोल आएगा। तो ये इसमें एक क्या है, होल के द्वारा खुला रहता है, जो कि क्या पाया जाता है, जहां पर ट्राइक्युस्पिड वॉल्व पाया जाता है। वहीं जो लेफ्ट आरटीएम है, राइट, to the right RTM opens through an orifice in the left ventricle where a tricuspid, right, a tricuspid valve is found, and the left RTM opens through an orifice in the left ventricle, right, where a bicuspid valve क्या होता है, पाया जाता है, राइट। तो इस तरीके से जो पूरी की पूरी हार्ट की स्ट्रक्चर है वो हमने समझ लिया है, राइट। नाउ वी विल स्टडी another facts regarding heart, right। तो जो हार्ट है उसका वेट कितना होता है, तो द वेट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन हार्ट इज 300 ग्राम्स। तो हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम होता है। साथ ही साथ द हार्ट पंप्स अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट। तो 1 मिनट में हार्ट जो है 5 लीटर को क्या कर देता है, पंप कर देता है, राइट। एंड द हार्ट बीट बिलोंग्स टू, राइट, द हार्ट बीट है 1 मिनट में कितनी होती है, 70 to 80 होती है। तो हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम्स, जो कि 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। और जो बीट रेट होती है वो कितनी होती है, 70 to 80 क्या होती है, पर मिनट होती है। साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर होता है, द ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट पर्सन इज 120 to 80 क्या होता है, ये mmHg होता है। तो 3 मार्कर के लिए आप याद रखें, द ब्लड प्रेशर ऑफ एडल्ट इज 120 to 80, 120/80 mmHg। साथ ही साथ दिस ब्लड प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यह प्रेशर ज़्यादा होता है। एंड पोटेशियम इज एसेंशियल फॉर द कंट्रोलिंग द हार्ट बीट, राइट। जो हमारा हार्ट है, हार्ट हमारा ऐसा ऑर्गन है जो कि क्या है, सबसे बिजीएस्ट है, क्योंकि हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता है। अगर ये बीट करना बंद कर देगा तो व्यक्ति क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, डेड हो जाता है। और साथ ही साथ जो हार्ट है वो 2 बीट्स के बीच में ही क्या करता है, रेस्ट करता है। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर, और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg होता है। एंड डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 80 mmHg होता है। और इन दोनों प्रेशर के बीच में ही जो है एडल्ट का ब्लड प्रेशर क्या होता है, डिफाइन होता है। तो 120 बाई क्या हो जाएगा, 80 mmHg हो जाएगा। और वो क्यों होता है, क्योंकि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 mmHg होता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mmHg होता है। और इनसे ही क्या बनती है, पल्स रेट बनती है। दरअसल इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg, इनके दोनों के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं,
पल्स प्रेशर कहते हैं, जो कि 40 mmHg होता है, और ब्लड प्रेशर होता है मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80 mmHg होता है। साथ ही साथ जो पल्स रेट होती है वो भी कितनी होती है, 70 to 90 पर मिनट होती है, राइट। दो सिनेट्रियल जो नोड होती है जिसको SA नोड कहा जाता है, तो जो सिनेट्रियल नोड होती है जो कि राइट चैम्बर में क्या होती है, लोकेटेड होती है, एंड दिस कंट्रोल्स द हार्ट रेट, देयरफॉर दिस इज नोन एज नेचुरल पेस मेकर्स। क्लियर। और जो नेचुरल पेस मेकर होता है, दिस द पेसमेकर सेल्स ऑफ द हार्ट जनरेट इलेक्ट्रिक वेव्स, राइट। चलिए, सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड व्हाट इज हार्ट, राइट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एज वेल एज द डिफरेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग हार्ट। नाउ वी विल स्टडी ब्लड वेसल्स, और ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट। What are blood vessels and what are the functions of blood vessels? So let's study blood vessels. See, blood vessels are a network of pathways through which the blood travels throughout the body. तो ये एक ऐसा pathway होता है जिसमें से blood क्या करता है, travel करता है। तो blood vessels are a network of pathway through which blood travels throughout the body. और जो blood vessels होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, arteries, वेन्स एंड क्या हो जाएंगी, कैपिलरीज हो जाएंगी। फर्स्ट क्या हो जाएंगी यहाँ पर, आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं, देखिए, आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि आप समझिए, जो लीवर है, लीवर में दरअसल हमारा जो ब्लड है, ब्लड में जो भी CO2 घुली हुई रहती है, राइट, तो सॉल्यूबल जो CO2 है उसको एब्जर्व किया जाता है, और जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हार्ट में आता है, और यही ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है, किसके माध्यम से, आर्टरीज के माध्यम से जाता है। क्लियर। और ये थिक होती हैं एज कंपेरिजन टू वेन से, ये थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, एंड डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जिनको कैपिलरीज कहते हैं। इसका भी एक अपवाद है, जो जनरली जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, फ्लो करती हैं या ट्रांसपोर्ट करती हैं, बट देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी, राइट, विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, राइट। और जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें से भी आपको अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो किसके बारे में चर्चा करनी है, अरोट्रा, राइट। 2 चीज़ें आपको याद होना चाहिए, एक तो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वहीं जो अरोटा होती है, राइट, अरोटा होती है वो लार्जेस्ट क्या होती है, आर्टरी होती है, राइट, जो कि ऑक्सीजनेटेड बॉडी और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेफ्ट वेंट्रियोल से पूरी बॉडी में क्या करती है, पहुंचाती है। तो 3 मार्कर के लिए आपको ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए। क्लियर। तो अरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रियोल टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। साथ ही साथ मैंने आपको जब हार्ट पर आया था तो लेफ्ट और राइट अरिट्रियम के बारे में बताया था, तो इन दोनों के बारे में बताता हूं, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा ताकि आपको याद हो। राइट अरिट्रियम की बात अगर हम करते हैं तो राइट अरिट्रियम इज द चेंबर ऑफ हार्ट विच रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। कौन सा वाला चेंबर, ये वाला चेंबर, राइट। सो दिस रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। वहीं अगर हम किसकी बात करते हैं, लेफ्ट अरिट्रम की, राइट, तो जो लेफ्ट अरिट्रम है दिस रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड वाटर फ्रॉम क्या हो जाएगा, लंग्स से, राइट। तो जो लंग्स हैं ये 2 उत्तर हो जाएंगे आपके, राइट। जो राइट अरिट्रियम है, राइट अरिट्रियम जो है वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, वहीं जो लेफ्ट अरिट्रियम है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से ये हमने पूरा का पूरा जो है अच्छे से समझ लिया है।
तो आर्टरीज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आर्टरीज आर थिक, इलास्टिक एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जिनको कैपिलरीज भी कहा जाता है. राइट, दो आर्टरीज के बारे में आपको याद होना चाहिए. फर्स्ट इज पल्मोनरी. पल्मोनरी आर्टरी इज ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वहीं अरोटा, अरोटा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी. तो अरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी दैट कैरीज oxygenated blood from the left ventricles to the different body parts. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राइट अरिट्रम की, तो राइट अरिट्रम इज द चेंबर ऑफ हार्ट विच रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, एंड जो लेफ्ट अरिट्रम है दिस रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट वेन्स. तो वेन्स आर दोज ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द हार्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स. क्यों होता है समझिए. मैंने आपको बताया था कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइट, तो देखिए जो ब्लड है वो डिफरेंट किस में पाया जाता है? ऑर्गन्स में. और माइटोकॉन्ड्रिया में ही फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिला जो ब्लड होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. और जो ऑर्गन्स, अब जो सेल्स हैं, सेल्स में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होता है. तो डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक जो ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड या ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड उसको कैरी करते हैं, उनको क्या कहता है? कहा जाता है वेन्स कहा जाता है. राइट, क्लियर. और ये कैसी होती हैं? थिन होती हैं, इलास्टिक होती हैं और क्लोजर टू क्या होती हैं? सरफेस होती हैं. अब यहाँ पर भी आपको दो वेन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. पहला क्या हो जाएगा? पल्मोनरी एंड क्या हो जाएगा? अम्बिलिकल. राइट, तो पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल वेन्स ऐसी वेन्स हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड की बजाय किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं? कैरी करती हैं. वहीं जो वेना कावा, राइट, वेना कावा, राइट, या एक तरीके से ये लैटिन नेम हो जाएगा, तो वेन और क्या हो जाएगा? कावा. राइट, तो वेना कावा सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट अरिट्रम हो जाएगा. क्लियर. जो वेना कावा है ये बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको राइट अरिट्रम में क्या करती है? सप्लाई करती है. वहीं अगर हम राइट और लेफ्ट वेंट्रियोल्स की बात करते हैं तो जो राइट वेंट्रियल्स है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है, और जो लेफ्ट वेंट्रियोल्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में भेजता है? आल टिश्यूज तक पहुंचता है. तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? यहाँ पर ब्लड की. ये जो वेना कावा क्या है या राइट या लेफ्ट, इनको मैं अभी डायग्राम से समझा दूंगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. केवल और केवल इतना याद रखिए कि वेन्स आर दोज ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड टुवर्ड द हार्ट फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. और ये थिन होती हैं, इलास्टिक होती हैं और स्किन के नीचे, स्किन की क्या होती हैं? क्लोजर होती हैं. इसमें से जो पल्मोनरी और जो अम्बिलिकल वेन है ये क्या है? दो ऐसी वेन हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड की बजाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं? कैरी करते हैं. वहीं जो वेना कावा है, वेना कावा क्या होती है? वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन एंड इट सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट अरिट्रम. क्लियर. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्लड कैपिलरीज. तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो वेरी फाइन क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं और जिनका साइज केवल और केवल 1 कैपिलरी या 1 सेल के बराबर होता है. राइट, दीज कनेक्ट आर्टरीज टू द वेन्स, ताकि जो ब्लड का बैकवर्ड फ्लो है वो ना हो पाए. क्लियर. तो इस तरीके से जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनको भी आपको 3 मार्कर के लिए क्या करना है? याद रखना है. इनको आपको किसके लिए याद रखना है? 3 मार्कर के लिए आपको याद रखना है. क्लियर. चलिए, तो ब्लड कैपिलरीज आर द वेरी फाइन ब्लड वेसल्स, राइट, एंड देयर थिकनेस इज ओनली एट द लेवल ऑफ 1
कैपिलरी, और ये आर्टरीज को किससे जोड़ती हैं, वेन्स से जोड़ती हैं। एंड साथ ही साथ राइट valves are found in the veins to stop the backward flow of the blood. Clear? Now we will study blood circulation. Right? अब यहाँ पर दरअसल ये हमारे इस पूरे के पूरे टॉपिक का क्या हो जाएगा, क्रक्स हो जाएगा, या यहाँ से फिर 5 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट कि एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ब्लड, मतलब इस टॉपिक से इनडायरेक्टली व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन, या एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। क्लियर? तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, साथ ही साथ आपकी जो हार्ट से रिलेटेड या फिर जो वेन है या आर्टरीज है उनसे रिलेटेड पूरा जो है आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हमने देखा था कि दिस इज अ हार्ट एंड हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। क्लियर? अब जब भी आप किसी भी ऑर्गन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वेदर आपका डायग्राम कैसा भी हो, बट यू मस्ट कम टू नो कि कौन सा ऑर्गन या कौन सा कंपोनेंट उस बॉडी पार्ट में कहां पर है। राइट? और ये क्या हो जाएगा, यहां पर राइट वेंट्रियोल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रियोल्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब ये यहां पर जो है पूरा क्या हो चुका है, डायग्राम हो चुका है। राइट? सो दिस इज द हार्ट एंड हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। राइट? जो अपर की ओर होते हैं, जो कि साइज में स्मॉलर होते हैं, उनको अरिट्रम कहा जाता है। जो लोअर साइड में होते हैं, जिनका साइज बड़ा होता है, उनको क्या कहा जाता है, वेंट्रियोल्स कहा जाता है। क्लियर? अब इसके साथ ही 2 टाइप की क्या होती हैं, वेन होती हैं। क्लियर? एक को मैं ब्लू से दर्शाता हूं। तो सबसे पहले तो यहां पर जो है यहां पर जो है क्या है, हम यहां पर वेन को दर्शा रहे हैं। क्लियर? चलिए ये जो है एक वेन हो जाएगी इस तरीके से। अब यहां पर चलिए अब उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, यहां पर अरोटा हो जाएगी। क्लियर? तो ये इस तरीके से क्या बन जाएगा, हार्ट बन जाएगा। अभी ये अधूरा है। अब देखिए, अब मैं आपको यहां पर जो 2 पल्मोनरी है उनको इस डायरेक्शन से बता रहा हूं। अब देखिए ब्लड का फ्लो कैसे होता है, तो फ्लो के लिए हम यहाँ पर कोई एक अच्छा सा कलर लेते हैं, ग्रीन। क्लियर? तो जो ग्रीन कलर है उससे हम समझते हैं। चलिए ये क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या मैं इसको सीधा लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में, CO2 प्लस का क्या हो जाएगा, HB। राइट? तो हीमोग्लोबिन के साथ में जब CO2 मिलता है तो उसको ही क्या कहा जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स में, राइट, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी ऑर्गन्स में से जो वेन्स है, वेन्स के माध्यम से जो ब्लड है, राइट, वो सबसे पहले किस में आता है, वेना कावा में आता है। राइट? तो ये क्या हो जाएगा, वेना कावा हो जाएगा। राइट? और वेना कावा इज द लार्जेस्ट क्या हो जाएगी, वेन हो जाएगी, जिसमें पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होता है, कलेक्ट होता है। फिर जो वेना कावा है उससे ये जो ब्लड है ये किस में पहुंचता है, ये पहुंचता है किस में, राइट आरटीएम में। ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर राइट आरटीएम हो जाएगा। और राइट आरटीएम के बाद में ये यहाँ से कहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर पहुंचता है। किस में पहुंचता है, जो है राइट आरटीएम से पहुंचता है राइट वेंट्रियोल्स में। अब राइट वेंट्रियोल से ये पहुंचता है किस में, लंग्स में। थ्रू क्या हो जाएगी, यहाँ पर पल्मोनरी वेन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको पल्मोनरी वेन से दर्शा रहा हूँ। क्लियर? ये हमारा 2D डायग्राम है, इसीलिए
इसको हमको इसको इस तरीके से जो है बताना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, लंग्स, राइट। तो ये जो ब्लड है, अब ये जो है पल्मोनरी क्या हो जाएगी, ये पल्मोनरी जो है आर्टरीज हो जाएगी, और जिससे ये कहाँ पर आता है, लंग्स में। क्लियर। जैसे मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये क्या हो जाएगा, लंग्स। अब देखिए लंग्स में मैंने बताया था कि जो ब्लड होता है, राइट, उसमें से क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि जो लंग्स में जो ब्लड आया और उस ब्लड में क्या था, राइट, उसमें CO2 प्लस क्या था, Hb। तो इसमें से CO2 को क्या किया जाता है, एब्जर्व किया जाता है, और उसकी बजाय CO2 को एब्जर्व किया जाता है, और इसमें O2 को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, या मिक्स हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये किसके माध्यम से, ये हो जाएगा पल्मोनरी वेन। किसके माध्यम से, पल्मोनरी वेन। देयर इज ओनली वन वेन जो कि क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, फ्लो करती है। तो ये यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो मैं नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पल्मोनरी। पल्मोनरी क्या हो जाएगी, ये आर्टरीज हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, यहां पर वेन हो जाएगी, राइट। तो ये हमने यहां पर देखा था, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन हो जाएगी, क्लियर। अब जो पल्मोनरी वेन है उससे ब्लड कहां पर आता है, पल्मोनरी वेन से जो ब्लड है वो किस में आता है, लेफ्ट आरटीएम में आता है, और लेफ्ट आरसीएम से जो ब्लड है वो कहां पर जाता है, ये जाता है लेफ्ट वेंट्रियोल्स में। चलिए, और लेफ्ट वेंट्रियोल से फिर यहां पर जो है क्या पाई जाती है, ये पूरी की पूरी हो जाएगी हमारी इस तरीके से, क्या हो जाएगी, अरोटा हो जाएगी, और अरोटा से ये क्या निकल जाता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो इस तरीके से ये क्या क्या करता है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, और इस तरीके से पूरा का पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर। चलिए अब मैं एक एक का नाम और लिखता हूं, और फाइनली हम इस टॉपिक को जो है फाइनलाइज करेंगे। सबसे पहले तो ये कौन सा हो जाएगा, ये वहां पर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रियोल्स हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, यहां पर लेफ्ट आरटीएम हो जाएगा। ये यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आरटीएम हो जाएगा, और ये यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ये वेंट्रियोल्स। क्लियर। अब मैं यहां पर पूरी की पूरी आपको प्रोसेस को एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, राइट। चलिए इसको मैं किससे लिख रहा हूं, रेड पेन से। क्लियर, समझना यहां पर। चलिए, तो अगर हम पूरी की पूरी प्रोसेस को समझें तो देखिए, सबसे पहले तो क्या होती हैं, जो वेन्स होती हैं, राइट। वेन्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में जाता है, राइट, वेना कावा में जाता है, जो कि लार्जेस्ट क्या हो जाएगी, राइट, लार्जेस्ट क्या हो जाएगी, यहां पर वेन हो जाएगी। तो वेन्स से जाता है वेना कावा में, वेना कावा से ये कहां पर जाता है, राइट, वेना कावा से ये जाता है राइट आरटीएम में। किस में, राइट आरटीएम में जाता है, और राइट आरटीएम से ये फिर किस में जाता है, राइट वेंट्रियोल्स में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रियोल से ये जाता है किस में, पल्मोनरी, राइट आर्टरीज।
पल्मोनरी आर्टरीज। और हमने देखा था कि जो पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरी केवल और केवल एक ऐसी आर्टरीज होती है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड से घुला हुआ रक्त जो है जाता है। तो इस तरीके से जो अभी आप देख रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में आता है, वेन्स से वेन कावा में आता है, जो कि लार्जेस्ट क्या हो जाएगी, वेन हो जाएगी। उससे किस में जाता है, राइट आर्टियम में जाता है, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रियोल्स में जाता है, और वेंट्रियोल से फिर ये किस में जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। किस में, आर्टरीज में जाता है। और आर्टरीज से ये कहां पर पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है। कहां पर, लंग्स में पहुंचता है। और लंग्स में दो चीजें होती हैं, राइट। पहली चीज क्या होती है कि जो CO2 है, जो कि हीमोग्लोबिन से मिली हुई होती है, इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और इसको जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, और इसकी बजाय जो ऑक्सीजन है वो किस में मिल जाती है, हीमोग्लोबिन में मिल जाती है, अर्थात ब्लड में मिल जाती है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किस में जाता है, ये जाता है पल्मोनरी, किस में, वेन में जाता है। और मैंने भी आपको बताया था कि पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन, राइट, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ऑक्सीजन और जो हीमोग्लोबिन है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है। अब देखिए ये यहां से किस में जाता है, राइट, ये यहां से जाता है लेफ्ट आर्टियम में जाता है, और लेफ्ट आर्टियम, ये इधर से लेफ्ट आर्टियम में जाता है। लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट किस में जाता है, वेंट्रियोल्स में जाता है। लेफ्ट वेंट्रियोल से ये किस में जाता है, अरोटा में जाता है, राइट। और अरोटा से किस में जाता है, आर्टरीज में जाता है, और आर्टरीज से कहां पर पहुंचता है, ऑर्गन पे, राइट। और ऑर्गन की क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑर्गन में मैं आपको समझाता हूं। ऑर्गन में जब फूड का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो जब फूड का सिंथेसिस होता है तो सिंथेसिस में आपको पता होगा, सिंथेसिस में क्या होता है, देखिए मैं पूरी प्रक्रिया बता देता हूं। जैसे C6H12O6, और जब 6CO2 होता है तो उससे क्या बनता है, उससे देखिए 6CO2 होता है तो उससे 6CO2 बनता है, 6H2O बनता है, प्लस का ATP के रूप में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज होता है किसके रूप में, फूड के ऑक्सीडेशन में। तो फूड का ऑक्सीजन हो जाता है, फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अब जो हमारा ब्लड है उस ब्लड में क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन की बजाय क्या मिल जाती है, CO2 मिल जाती है। और CO2 जो ब्लड होता है उसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के माध्यम से फिर कहाँ आता है, वेना कावा में आता है। क्लियर। इस तरीके से जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये ब्लड सर्कुलेशन की कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। चलिए अब जो हार्ट है उसके चेंबर की बात करते हैं। तो ये जो हार्ट होता है, राइट, देयर आर 4 चेंबर्स, जिसमें से जो अपर और स्मॉलर चेंबर होते हैं, अपर और स्मॉलर चेंबर्स को क्या कहा जाता है, आर्टियम कहा जाता है, राइट। और मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो इस तरफ क्या होगा, राइट आर्टियम होगा, राइट, सॉरी इस तरफ क्या होगा, यहाँ पर लेफ्ट आर्टियम होगा, और इस तरफ से क्या हो जाएगा, राइट आर्टियम हो जाएगा। तो इसलिए डायग्राम को समझना, राइट। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, जो लिखा है यहाँ पर, ये राइट आर्टियम हो जाएगा, ये लेफ्ट आर्टियम हो जाएगा। और जो लोअर चेंबर होते हैं जो कि साइज में थोड़े बड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वेंट्रियोल्स। तो इधर राइट वेंट्रियोल्स और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रियोल्स हो जाएगा। तो जो अपर की ओर जो स्मॉलर चेंबर होते हैं वो एक होता है इस तरफ राइट आर्टियम और इस तरफ राइट आर्टियम होता है, इस तरफ लेफ्ट वेंट्रियोल और इस तरफ राइट वेंट्रियोल्स। अब डायग्राम में देखिए कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आ रहा है, राइट आर्टियम में, फिर किस में जा रहा है, राइट वेंट्रियोल्स में, राइट वेंट्रियोल से कहाँ जा रहा है, लंग्स में,
लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड है वो किस में आ रहा है, पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से किस में आ रहा है, लेफ्ट आर्टियम में। इसलिए मैंने आपको यहां पर बताए थे, देखिए राइट आर्टियम, राइट, तो राइट आर्टियम जो है, राइट आर्टियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद आया, राइट, तो जो राइट आर्टियम है, राइट आर्टियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, वही जो लेफ्ट आर्टियम है, लेफ्ट आर्टियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। उसी तरीके से अगर हम वेंट्रियोल्स की बात करते हैं या वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, सॉरी, हो सकता है मैं से इसका प्रोनाउंसिएशन पहले भी गलत किया हो, वेंट्रियल्स, ठीक है। तो देखिए जो राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, तो राइट वेंट्रिकल में क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट, तो सॉरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजता है, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी इसको कहाँ पर ले जाती है, लंग्स में ले जाती है, राइट। तो जो राइट जो आरटीएम होता है, राइट आरटीएम से जो ब्लड है, सॉरी, जो राइट वेंट्रियोल्स है, हम वेंट्रियोल्स की चर्चा करते थे, तो जो राइट वेंट्रिकल है, राइट जो वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी में ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है, जो कि कहाँ पर जाता है, लंग्स में जाता है। और वहीं जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो किस में जाता है, ये जाता है अरोटा में, और अरोटा से कहाँ पर जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है, और ऑर्गन्स में कहाँ पर पहुँचता है, सेल्स में। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। एक बार और समझ लीजिए, जैसे अगर हम चर्चा करते हैं यहाँ पर किसकी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की, तो आपको इतना पता है कि हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, राइट, तो ऑर्गन्स की सेल्स होती हैं, और सेल्स पे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो फूड है या कार्बोहाइड्रेट है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो C6H12O6, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही किस में, एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में। तो हीमोग्लोबिन में क्या मिल जाता है, CO2, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सेल्स, किसकी, ऑर्गन्स, तो ये ऑर्गन्स की सेल्स से कंबाइन होकर कहां पर पहुंचता है, लार्जेस्ट वेन में पहुंचता है। लार्जेस्ट वेन को ही क्या कहते हैं, वेन कावा कहते हैं, और वेन कावा से फिर ये कहां पर आता है, राइट अरिट्रम में आता है, राइट, राइट अरिट्रम से कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि कहां पर जाता है, लंग्स में। लंग्स में CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और O2 को एक तरीके से जो हीमोग्लोबिन है वो O2 के साथ में कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसे कि हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से कहां पर आता है, लेफ्ट अरिट्रम में आता है, लेफ्ट अरिट्रम से कहां से आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाता है, अरोटा में, अरोटा से कहां पर जाता है, ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स की कहां पर पहुंचता है, सेल्स में, सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट। इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन है ये चलता रहता है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड transportation in animals as well as we have studied human circulatory system, right. Now we will meet in next lecture. Till then, thank you.